इंटरस्टेलर एक विजुअल मास्टरपीस है जो एक साइंटिफिक रियलिटी पर तो बेस्ड है ही, बट साथ ही एक ऐसी स्टोरी लाइन दिखाता है जो ह्यूमन इमोशंस को टच करता है। ऊपर से डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने 2014 की इस मूवी की कॉस्मिक कहानी को पैराडॉक्सिकल भी बनाया है, जो ऑडियंस को अपने ही तरीके से मूवी को समझने का मौका देता है। एंड यही रीजन है कि इंटरस्टेलर को बार बार देखने के बाद भी हर बार आप कुछ ना कुछ न्यू एंड अजीब सी डिटेल्स जरूर नोटिस करोगे। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है इंटरस्टेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन, हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज। इंटरस्टेलर की 10th एनिवर्सरी पे ये मूवी अगेन री रिलीज हुई एंड इस वीडियो में मैं नंबर 1 मूवी की स्टोरी को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताऊंगा ताकि 10 साल का बच्चा भी इसे समझ सके। नंबर 2 सभी क्वेश्चंस एंड टेक्निकल डिटेल्स आंसर करूंगा जो शायद मूवी देखते वक्त आपके सिर के ऊपर से चले गए थे। नंबर 3 मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी बताऊंगा। आई नो आप लोग इसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हो। नंबर 4 कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्रिप्ट को भी हाईलाइट करूंगा, मिस्टेक्स भी तो दिखानी है। नंबर 5 3 इंटरेस्टिंग थ्योरीज ऑन इंटरस्टेलर एंडिंग भी होगी डिस्कस, बिकॉज थ्योरीज के बिना ऐसी मूवी डिस्कस करने का मजा ही क्या। एंड फाइनली नंबर 6 इस वीडियो को बनाते हुए मैं खुद भी इस मास्टरपीस को टोटली एंजॉय करना चाहता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ let's begin the video. इंटरस्टेलर की कहानी सेट है 2067 के अराउंड। मूवी का प्रोटैगनिस्ट कूपर एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉट है जो अब एक फार्मर बन चुका है। वो अपनी फैमिली के साथ इस मरते हुए प्लेनेट अर्थ पे रह रहा है जिसकी सरफेस एंड एटमॉस्फेयर एक अर्थली बीमारी ब्लाइट से अफेक्टेड है। ब्लाइट ने लगभग सारी फूड क्रॉप्स को खत्म कर दिया है एंड अब बचा है सिर्फ कॉर्न यानी कि मक्का। लेकिन जल्दी कॉर्न भी खत्म हो जाएगा जिसका मतलब है कि अर्थ जीने लायक नहीं रहेगी। अब टाइम तेजी से निकल रहा है, इसलिए नासा एक मिशन लॉन्च करती है ताकि अर्थ को बचाया जा सके। लेकिन इस मिशन के पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटी का सिर्फ एक ही रीजन है, स्पेस में एक वर्म होल का अपीयर होना, जो साइंटिस्ट के हिसाब से फ्यूचर ह्यूमंस ने वहां पोजीशन किया है। ये फ्यूचर ह्यूमंस हमसे ज्यादा एडवांस्ड है, उनके पास हायर डायमेंशनल नॉलेज है, साइंटिफिक स्किल्स हैं और ऐसी इवोल्यूशनरी एबिलिटीज है जो उन्हें टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करने की पावर्स देता है। ये वर्म होल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से बाहर जाने का एक रास्ता है और कनेक्ट करता है दूर दराज की गैलेक्सीज तक एक टनल की तरह काम करते हुए। नासा ने इस वर्म होल का यूज करके कुछ मैन्ड प्रोब्स यानी कि स्पेस शटल्स बाहर भेजे हैं ताकि एक नया प्लेनेट, एक नया घर ढूंढा जा सके जो अर्थ की तरह हैबिटेबल हो। इनमें से 3 प्रोब्स पॉजिटिव सिग्नल अर्थ तक वापस भेजते हैं। अब कूपर अपनी बेटी मर्व के रूम में हो रही कुछ अनएक्सप्लेनेबल चीजों की वजह से कुछ कोऑर्डिनेट्स डिस्कवर करता है एंड उन्हीं को फॉलो करके वो नासा के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं जहां पर उसे ये सारी डिटेल्स पता चलती है। अब उसकी बेटी के मना करने के बावजूद कूपर को नासा की टीम के साथ भेजा जाता है ताकि वो इन प्रोब्स की लोकेशन पे जाके पता कर सके कि कौन से प्लैनेट्स रहने लायक है और एक फाइनल वर्ल्ड चूज कर सके जहां ह्यूमैनिटी अर्थ को छोड़ के शिफ्ट हो सकेगी। बट कभी क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है? उनकी फर्स्ट विजिट वाला प्लैनेट इनहैबिटेबल निकलता है एंड गारगेंटुआ नाम की एक ह्यूज ब्लैक होल के पास होने की वजह से ग्रेविटी टाइम को अफेक्ट करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितना आप किसी बड़े ग्रेविटी सोर्स के पास होंगे जैसे कि ब्लैक होल गारगेंटुआ, उतना ही टाइम आपके लिए स्लो चलेगा। लेकिन उससे करोड़ों मीलों दूर अर्थ पे जो लोग हैं या फिर इवन उनके स्पेस स्टेशन पर जो गारगेंटुआ से थोड़ी ही दूर है, उनके लिए टाइम नॉर्मली आगे बढ़ता रहेगा। इसी वजह से जब वो वापस अपने स्पेस स्टेशन पर आते हैं तब तक कूपर के लिए जहां कुछ ही घंटे गुजरे थे वहीं अर्थ पे 23 साल निकल जाते हैं। अर्थ पर उसकी बेटी मर्व तब तक बड़ी हो चुकी होती है और वो भी एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी करती है। इंसानों को स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी जो ग्रेविटी से रिलेटेड है और उसका आंसर सिर्फ एक जगह से मिल सकता है, एक ब्लैक होल के सेंटर से, जो फिगर आउट करना करंट ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। यहाँ स्पेस में सेकंड प्लेनेट पर कूपर और उसकी टीम को पता चलता है कि यहाँ के साइंटिस्ट डॉक्टर मैन ने गलत डेटा रिपोर्ट किया था अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ वो उनको फूल करने की कोशिश करता है एंड एक एक्सीडेंट में एक क्रू मेंबर की डेथ होती है एंड देन सेकंड एक्सीडेंट में डॉक्टर मैन की डेथ के साथ उनकी मेन स्पेसशिप को डैमेज पहुंचता है। इसी वजह से उनके पास वापस अर्थ पे आने का फ्यूल ही नहीं बचता है एंड उनका लास्ट ऑप्शन है आगे बढ़ना इस एक्सपेक्टेशन में कि जो थर्ड और आखिरी प्लेनेट है वो हैबिटेबल निकले। लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से वो एक स्लिंग शॉट मैन्यूवर प्लान करते हैं जिसमें वो गारगेंटुआ के राउंड घूमकर उसकी ग्रेविटी का यूज करेंगे ताकि एक गुलेल की तरह स्पीड बूस्ट मिल सके। अब ये रिस्की प्लान काम तो करेगा लेकिन मिशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब कूपर एंड रोबोट टार्स 2 स्पेसक्राफ्ट्स के फ्यूल खत्म होने पे मैन्युअली स्पेसक्राफ्ट को डिटैच करें ताकि मेन मदरशिप मोमेंटम से अपनी ट्रेजेक्टरी फॉलो करके एडमंड्स प्लैनेट की तरफ निकल पड़े। इसका मतलब है कि कूपर खुद को गारगेंटुआ की ग्रेविटी के हवाले कर देगा जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है।
ऑलमोस्ट। कूपर इस आखिरी उम्मीद पे खुद का सैक्रिफाइस करता है कि अगर वो और रोबोट टार्स मरते हुए ही सही किसी तरह अगर ब्लैक होल के अंदर से वो क्रूशियल डेटा, वो ग्रेविटी इक्वेशन पता करके अर्थ पे वापस सेंड कर सके तो शायद फाइनली ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकेगा। उसका स्लिंग शॉट सक्सेसफुल होता है एंड कूपर और टार्स ब्लैक होल में गिरते हैं। एंड जब हम कूपर के वियर्ड तरीके से ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से मरने का वेट करते हैं तब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो मरने की जगह एक टेसरेक्ट स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है। थेरेटिकली कूपर को ब्लैक होल के अंदर मर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ वो अंदाजा लगाता है कि ये जो टेसरेक्ट स्ट्रक्चर उसके आसपास है वो फ्यूचर ह्यूमंस ने स्पेशली उसकी मदद के लिए बनाया है एंड इसी वजह से ब्लैक होल उसे मार नहीं पाता। अब हम एग्जैक्टली नहीं जानते एंड ना मूवी में बताया गया है कि इस टेसरेक्ट का मैकेनिज्म क्या है, बिकॉज प्रैक्टिकली इट्स नॉट एक्सप्लेनेबल एट ऑल। ये टेसरेक्ट एक लाइब्रेरी की तरह दिखता है जिसमें एक बुक केस मल्टीपल डायमेंशंस में अनफोल्ड हो चुका है। कूपर को इमीडिएटली रियलाइज होता है कि ये वही बुक शेल्फ है जो उसकी बेटी मर्व के कमरे में है, लेकिन यहाँ मल्टीपल टाइमलाइंस एक साथ एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो अलग अलग मोमेंट एंड पोजीशंस पे खुद को एंड मर्व को देख पाता है। मतलब मल्टीवर्स का चक्कर यहाँ भी है, पर इस पे आगे बात करता हूँ डिटेल में। इस टेसरेक्ट के अंदर क्योंकि ग्रेविटी टाइम को कंट्रोल कर सकती है, इसी वजह से कूपर पास्ट के अलग अलग मोमेंट्स को भी एक्सेस कर पाता है। कूपर रियलाइज करता है कि वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में मर्व से कम्युनिकेट कर सकता है। वो ग्रेविटी फील्ड्स का यूज करके मर्व की बुक शेल्फ पर रखी किताबें गिराता है और उस घड़ी के हैंड्स मूव करता है जो उसने मिशन पे निकलने से पहले मर्व को खुद ही दी थी। इसी न्यू ग्रेविटेशनल कम्युनिकेशन मेथड का यूज करके कूपर ब्लैक होल के अंदर से वो क्रूशियल डेटा मर्व तक पहुंचाता है, जिससे नासा के एक बेस को लार्ज स्पेसशिप में बदल के अर्थ पे बचे सभी ह्यूमंस के साथ स्पेस में भेजा जा सकेगा। जैसे ही कूपर का काम कंप्लीट होता है, ये स्ट्रक्चर उसे ब्लैक होल से बाहर शूट कर देता है सीधा स्पेस में। वो स्पेस में ड्रिफ्ट करते हुए अर्थ से लॉन्च हुए उसी स्पेस स्टेशन की रडार में आ जाता है जो उसी के फॉर्मूला की वजह से उड़ पाया एंड वहीं से उसे रेस्क्यू किया जाता है। अब अर्थ के टाइम के मुताबिक कूपर 100 साल से ज्यादा जी चुका है, लेकिन वो फिजिकली उतना ही यंग दिखता है जितना तब था जब मिशन शुरू हुआ था। एंड इसका रीजन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो मैंने पहले बताया। यहाँ स्पेस स्टेशन में वो उसकी बेटी मर्व से मिलता है जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट डेथ बेड पे है। यहीं उसे पता चलता है कि ह्यूमैनिटी अब नए प्लेनेट पे शिफ्ट होने की तैयारी करके उसी की तरफ इस स्पेसशिप के थ्रू जा रही है। एंड में कूपर वापस स्पेस में निकल जाता है डॉक्टर अमीलिया ब्रांड की हेल्प करने, जो तीसरे एंड आखिरी प्लेनेट जो कि सच में हैबिटेबल है वहां पहुंच के विदाउट नोइंग कि बाकी ह्यूमंस बच गए हैं, अकेले ही वो उस नए प्लेनेट को रिकॉलोनाइज करने की कोशिश कर रही है। कूपर उसी की तरफ बढ़ता है ताकि उसे अर्थ की ह्यूमैनिटी के सरवाइव करने वाली गुड न्यूज दे सके, जहां पर ये मूवी खत्म होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मल्टीपल क्वेश्चंस, टेक्निकल डिटेल्स एंड ऑफ कोर्स इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्म होल एनोमली से। फिल्म की शुरुआत में जब कूपर को पता चलता है कि यूएस गवर्नमेंट एक सीक्रेट नासा प्रोजेक्ट फंड कर रही है ताकि इंसानों के लिए न्यू अर्थ के सिमिलर प्लेनेट ढूंढा जा सके, तब वो पूछता है कि नासा इतने कम टाइम में ये कैसे कर पाएंगे, बिकॉज वी नो कि स्पेस की नियरेस्ट गैलेक्सी तक पहुंचने में डेकेड्स लगेंगे। इस पे प्रोफेसर ब्रांड बताता है कि एक एनोमली हुई है। एनोमली का डायरेक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में होता है असामान्य, यानी कि एक ऐसी चीज जो नॉर्मल नहीं है, बेसिकली कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेड पैटर्न में फिट नहीं बैठता। एनोमली पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, ऑल्दो इसे मोस्टली नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, बट इसका पॉजिटिव एग्जांपल है जैसे किसी फैमिली में जिनकी सबकी हाइट छोटी है उनमें कोई लंबा निकले तो ये एनोमली कहा जाएगा। एंड यहाँ मूवी में डॉक्टर ब्रांड ये एक्सप्लेन करता है कि इस मोमेंट पे एक एनोमली हुई है जहां पे एक अननोन सिविलाइजेशन ने, जिन्हें वो दे कहते हैं, उन्होंने सैटर्न प्लेनेट के पास एक वर्म होल प्लेस किया है जो स्पेस में एक शॉर्टकट जैसे काम करता है। कूपर का साथी स्पेस ट्रैवलर रोमिली के पेपर होल वाले एग्जांपल में ये समझाया जाता है कि वर्म होल कैसे काम करता है। तुम यहाँ से वहाँ जाना चाहते हो, लेकिन ये बहुत दूर है। एक वर्म होल अंतरिक्ष को इस तरह से मोड़ देता है ताकि आप एक हायर डायमेंशन के साथ छोटा रास्ता ले सके। तो वर्म होल एक ब्रिज की तरह है जो 4 डायमेंशन का यूज करके 2 डिस्टेंट पॉइंट्स को जोड़ता है। इसके अलावा एक और अनोमली है इस मूवी में जो आगे बताता हूँ। नंबर 2, हु आर दे। मूवी में पहले सभी सोचते हैं कि ये दे कोई एडवांस एलियंस या फिर सुपरनैचुरल स्पीशीज है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वर्म होल और बाइनरी मैसेजेस दिए क्योंकि वो ह्यूमन से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। डॉक्टर ब्रांड का मानना है कि ये बीइंग्स 5th डायमेंशनल है जो 3D दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन मूवी के फाइनल एक्ट में ये क्लियर होता है कि नासा पहले जिसे एलियन समझ रहे थे वो असल में 2 अलग लेकिन कनेक्टेड चीजें हैं। फर्स्ट आर फ्यूचर ह्यूमंस जो स्पेस टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड सेकंड इज कूपर जो टेसरेक्ट के अंदर अपनी बेटी मर्व से कम्युनिकेट करता है। इसका मतलब है कि नासा जिन अनएक्सप्लेन चीजों को एलियंस का काम मान रही थी वो असल में खुद कूपर के फ्यूचर एक्शंस थे। जब कूपर प्लान बी के लिए अपना सैक्रिफाइस करता है तब वो ब्लैक होल के अंदर जिस टेसरेक्ट में पहुंचता है वो फ्यूचर ह्यूमंस ने उसके लिए ही बनाया था। इन फ्यूचर ह्यूमंस को पता था कि उनका पास्ट कैसा था
और वो कैसे अर्थ से बच के निकले थे। इसी वजह से उन्हीं फ्यूचर ह्यूमंस ने ही वर्म होल सैटर्न प्लैनेट के पास प्लेस किया एंड वही थे जिन्होंने टेसरेक्ट भी बनाया, क्योंकि कूपर और मर्व ह्यूमैनिटी के सेवियर्स हैं। फ्यूचर के फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन स्पेशली टेसरेक्ट कूपर के लिए ही बनाते हैं ताकि वो मर्व से पास्ट में कम्युनिकेट कर सके और टार्स का कलेक्टेड डेटा उस तक पहुंचा सके। अब जैसा हर टाइम ट्रैवल मूवी में होता है, लोग ये डिबेट करेंगे कि अगर फ्यूचर ह्यूमंस ने टेसरेक्ट बनाया तो उनके लिए ये किसने किया जिससे वो फ्यूचर तक पहुंच पाए, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ही वो टेसरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो लोग भी नहीं बच पाते। देन दिस इज व्हाट अ पैराडॉक्स इज, जिसका जवाब क्रिस्टोफर नोलन ने ऑडियंस पे छोड़ दिया है। नंबर 3, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। यस, डोंट वरी, इसका आंसर मैं आप पे नहीं छोड़ रहा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पैराडॉक्स यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं विरोधाभास। एक पैराडॉक्स ऐसी चीज है जो खुद से ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है, लेकिन जब आप इस पे ध्यान से सोचते हैं तो ये एक्चुअल में सच हो सकती है या फिर इसमें कोई डीपर मीनिंग छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहना कि कुछ गर्म और ठंडा एक ही टाइम पर है। पहली नजर में ये इम्पॉसिबल लगता है, बट देन ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि आप इसके पीछे का रियल आइडिया समझ सके। अब वैसे तो बहुत सारे पैराडॉक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस मूवी में जो मोस्टली यूज हुआ है दैट इज बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के हिसाब से एक कैरेक्टर खुद को टाइम में पीछे इंफॉर्मेशन भेजता है जो एक लूप क्रिएट करता है जहां एक्शन शुरू करने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में फ्यूचर एक्शन से मिली होती है। कंफ्यूज्ड? इस मूवी का एग्जांपल लेते हैं। कूपर एक ब्लैक होल के अंदर से अपने पास्ट सेल्फ को डेटा ट्रांसमिट करता है जो उसे वही इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करता है जो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जरूरी है। बट जो इंफॉर्मेशन वो भेज रहा है वही तो वो इंफॉर्मेशन है जो वो खुद ढूंढने आया था। यही एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है एंड एक क्लोज्ड लूप बनाता है जहां कॉज और इफेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली इस मूवी का जो दूसरा पैराडॉक्स है वो जुड़ा हुआ है फ्यूचर ह्यूमंस से। अगर दे करंट ह्यूमंस के फ्यूचर जनरेशन हैं और कूपर ह्यूमैनिटी को बचाता है तो फिर ये दे फ्यूचर में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर अभी तक कूपर ने ह्यूमैनिटी को बचाया ही नहीं। इस पैराडॉक्स का पॉपुलर एग्जांपल है द टर्मिनेटर मूवी सीरीज। इस सीरीज की फर्स्ट मूवी में जॉन कॉनर काइल रीज को टाइम ट्रैवल करके पास्ट में भेजता है ताकि सारा कॉनर जो जॉन कॉनर की मदर है उसे बचाया जा सके। ये पैराडॉक्स तब बनता है जब बाद में ये रिवील होता है कि काइल रीज एक्चुअल में जॉन कॉनर का फादर है। काइल रीज को टाइम में पीछे भेजकर जॉन कॉनर ने अपने होने वाली मां को बचा के खुद को ही फ्यूचर में क्रिएट करवाया। बूटस्ट्रैप टाइम पैराडॉक्स में एक और एग्जांपल आता है, एक मुर्गी अंडे वाला पैराडॉक्स, जहां मुर्गी अपने अंडे को टाइम में पीछे भेजती है एंड उसी अंडे से फ्यूचर में जाके वो मुर्गी बनती है। इंटरस्टेलर मूवी इसी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को प्रेजेंट करती है, बट देन इसका एक ऑल्टरनेट आंसर भी है जो शायद इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन कर सकता है, बट इस पे एंड में डिस्कस करता हूं। नंबर 4, टाइम डायलेशन। ये मूवी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट किप थॉर्न के आइडियाज पर बेस्ड है जो मानते हैं कि हम यूनिवर्स को 3D में देखते हैं लेकिन असल में इन टोटल कम से कम 5 डायमेंशंस हो सकती है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज में टाइम वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस प्ले करते हुए दिखता है, लेकिन इंटरस्टेलर में ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे दिखाया गया है। टाइम डायलेशन का बेस्ट एग्जांपल मिलर्स प्लैनेट विजिट करते ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्लैनेट एक ह्यूज ब्लैक होल गारगेंटुआ के पास है। वहां का ग्रेविटेशनल पुल टाइम को स्लो कर देता है। इसी वजह से मिलर प्लैनेट का 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर है। डॉक्टर एमिलिया ब्रांड ये भी समझाती है कि ग्रेविटी के टाइम पे इफेक्ट की वजह से ये एंड्योरेंस टीम मिलर्स प्लैनेट के ट्रैप में फंस गई। टाइम स्लिपेज की वजह से वो इस प्लेनेट के समय के हिसाब से 1 घंटा पहले यहाँ उतरी थी और शायद 1 मिनट पहले खत्म हो गई थी, क्योंकि जो बीकन सिग्नल उन्हें सालों से एक्टिव लग रहा था वो एक्चुअल में कुछ ही मिनट्स पहले भेजा गया सिग्नल होगा, विच मींस कि डॉक्टर मिलर ने वहां लैंड करते ही पानी देख के बीकन सिग्नल सेंड किया होगा, जिसके कुछ मिनट्स बाद ही एक ह्यूज वेव की वजह से वो मारी गई। लेकिन टाइम डायलेशन की वजह से ये सिग्नल अर्थ के लिए कई सालों से आते हुए दिखा। अब कूपर ये मिशन क्विकली पूरा करना चाहता है बिकॉज वो जानता है कि अगर वो वहां सिर्फ कुछ घंटे भी रुक गया तो उसकी फैमिली के लिए सालों गुजर चुके होंगे। बट अफसोस वही होता है, जब अमेलिया और कूपर एंड्योरेंस पे वापस आते हैं तो देखते हैं कि रोमिली जो उनका टीम मेंबर है उसके लिए 23 साल निकल चुके हैं, जबकि कूपर और टीम के लिए लगभग सिर्फ 3 घंटे ही बीते थे। इसी वजह से जब कूपर अर्थ से उसकी फैमिली के वीडियो मैसेजेस देखता है तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि टॉम और मर्फ अब बड़े हो चुके हैं एंड उनकी लाइफ काफी बदल चुकी है। अब सोचने वाली बात है कि मिलर्स प्लैनेट पे ग्रेविटी का इतना भारी इफेक्ट दिखा था तो टेसरेक्ट यानी कि गारगेंटुआ की सिंगुलैरिटी के सेंटर में ये इफेक्ट कितना ज्यादा होगा इसका सिर्फ आइडिया ही लगाया जा सकता है। कूपर को टेसरेक्ट में घुस के वहां से इजेक्ट होने में स्क्रीन टाइम में 5 से 7 मिनट लगते हुए दिखाया गया है, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए ये हाफ सेंचुरी होती है यानी कि 50+ इयर्स होते हैं। रिलेटिविटी की वजह से कूपर सरवाइव करता है और स्पेसशिप में मिलता है मर्व से जो अब 100+ इयर्स की हो चुकी है। मर्व समझ जाती है कि कूपर के पास अब वहां रुकने का कोई रीजन नहीं बचा, उसका बेटा टॉम मर चुका है एंड मर्व भी जल्दी ही चली जाएगी। किसी भी पेरेंट को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए।
एंड राइटली वो उसे वहां से भेज देती है। नंबर 5, द प्लान। अगर एंड्योरेंस टीम एक हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढ लेती तो डॉक्टर ब्रांड के हिसाब से ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए 2 प्लान्स थे। प्लान ए, जब तक एंड्योरेंस टीम स्पेस में है, डॉक्टर ब्रांड एक एडवांस इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेगा जो ह्यूमंस को 5th डायमेंशनल फिजिक्स, स्पेशली ग्रेविटी कंट्रोल करने देगा। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो नासा उनकी करंट वर्किंग लैब को ही एक ह्यूज स्पेसशिप की तरह लॉन्च करेगा जो अर्थ के बचे लोगों को लेके स्पेस में जा सके। देन देयर इज प्लान बी। अगर डॉक्टर ब्रांड अपनी रिसर्च में फेल हो जाए तो नासा ने ऑलरेडी अलग अलग डीएनए सोर्सेज से फर्टिलाइज ह्यूमंस एम्ब्रियो स्टोर करके एंड्योरेंस स्पेस स्टेशन पे ही रखे हैं। इन केस अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए तो इन एम्ब्रियोज का यूज करके एक हैबिटेबल प्लैनेट पे ह्यूमैनिटी की फिर से शुरुआत होगी। इस सिनेरियो में एंड्योरेंस टीम एक हैबिटेबल प्लैनेट पे सेटल होगी और इन्हीं एम्ब्रियोज का यूज करके नेक्स्ट जनरेशंस क्रिएट करेगी। बट ऑफ कोर्स बाद में ये रिवील होता है कि डॉक्टर ब्रांड कभी भी प्लान ए के लिए कोशिश कर ही नहीं रहा था। उसने वो एडवांस इक्वेशन ऑलरेडी ट्राई कर ली थी जिसकी पॉसिबिलिटी तभी बनती अगर उन्हें ब्लैक होल में से डेटा मिल सके, जो उसके हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। वो प्लान ए का झांसा इसलिए दे रहा था ताकि अर्थ के लीडर्स एक साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके जो सीक्रेटली प्लान बी के लिए जरूरी था। डॉक्टर ब्रांड का मानना था कि लोग सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कोशिश नहीं करने वाले, उन्हें उनके पर्सनल सर्वाइवर की उम्मीद भी चाहिए, जो कि सच बात है। एंड यही उम्मीद क्रिएट की थी उसके फेक प्लान ए ने। नंबर 6, तो कौन सा प्लान सक्सेसफुल हुआ? जब मर्फ के वीडियो मैसेज की वजह से कूपर और एमिलिया को पता चलता है कि प्लान ए एक्चुअल में झूठ था तो वो प्लान बी को फॉलो करने का फैसला करते हैं एंड मुड़ जाते हैं उनके थर्ड और फाइनल प्लैनेटरी ऑप्शन साइंटिस्ट एडमंड्स वाले प्लैनेट की तरफ। लेकिन कूपर अब भी प्लान ए को टोटली फेल नहीं मानता। वो एंड्योरेंस को गारगेंटुआ ब्लैक होल का यूज करके एडमंड्स प्लैनेट की तरफ स्लिंगशॉट करते टाइम टार्स को ब्लैक होल में गिरा देता है, होपिंग कि टार्स वहां से ग्रेविटेशनल डेटा सेंड कर सके जिसे अर्थ पे वापस भेजा जाएगा एंड प्रोफेसर ब्रांड की इक्वेशन सॉल्व की जा सके। एडिशनली कूपर खुद का भी सैक्रिफाइस करते हुए खुद को एंड्योरेंस से अलग कर लेता है ताकि स्पेसक्राफ्ट का वेट कम हो जाए और एमिलिया सेफली एडमंड्स प्लैनेट तक पहुंच सके, व्हिच मींस कि अगर टार्स फेल भी हो जाए तब भी एमिलिया एडमंड्स प्लैनेट तक पहुंच सकेगी एंड फ्यूचर में किसी ना किसी तरह से ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी। बट ऑफ कोर्स कूपर की एंडिंग कुछ और ही होती है एंड एट द एंड वो दोनों प्लान ए ग्रेविटेशनल इक्वेशन सॉल्व करके अर्थ से लोगों को लार्ज स्पेसशिप से बचाना प्लस प्लान बी एक न्यू हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढ के नए सिरे से ह्यूमैनिटी की न्यू बिगनिंग्स एंश्योर करना, दोनों ही प्लान सक्सेसफुल होते हैं। नंबर 7, व्हाट इज दिस टेसरैक्ट? ग्रेविटी का स्पेस टाइम पे जो इफेक्ट होता है वही कूपर को टेसरैक्ट के अंदर मर्व से कम्युनिकेट करने का मौका देता है। यस, ये टेसरैक्ट आखिर है क्या? नहीं, मार्वल यूनिवर्स वाला टेसरैक्ट नहीं जिसमें स्पेस स्टोन की पावर्स थी, बट हमारे यूनिवर्स में यानी कि इस रियल यूनिवर्स में टेसरैक्ट एक ज्योमेट्रिकल टर्म है जो 4th डायमेंशन क्यूब को डिफाइन करता है। जैसे एक स्क्वायर को 3 डायमेंशन में क्यूब की तरह दिखाया जा सकता है, वैसे ही क्यूब का 4 डायमेंशनल इक्विवेलेंट है टेसरैक्ट। अब दिखाया गया है कि इस टेसरैक्ट में ग्रेविटी डिफरेंट डायमेंशंस में ब्लीड करती है। इससे कूपर मर्व की बुक शेल्फ की बुक्स गिराकर एक मैसेज स्टे भी लिखता है। इसी तरह वो फ्लोर पे डस्ट स्प्रेड करके नासा की लोकेशन के मैप कोऑर्डिनेट्स बाइनरी लैंग्वेज में भेजता है जिससे उसके पास वाले वर्जन को नासा की लोकेशन पता चलती है। बट सबसे इंपॉर्टेंटली यही 5th डायमेंशनल ग्रेविटी कम्युनिकेशन कूपर को मर्व की वॉच के हैंड्स कंट्रोल करने भी देता है एंड यही वो मॉर्स कोड के थ्रू टार्स के कलेक्टेड डेटा को वॉच के टिक्स में एम्बेड करता है। बाद में जब मर्व इस कोडेड डेटा को ट्रांसलेट करती है तो उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो ह्यूमैनिटी को स्पेस और टाइम की डीपर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए चाहिए थी एंड इसी वजह से मूवी के एंड में प्लान बी भी पॉसिबल हो जाता है और बचे हुए ह्यूमंस अर्थ से बचकर निकल जाते हैं। नंबर 8, दे ने एक डायरेक्ट सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया? एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि जो ये दे फ्यूचर ह्यूमंस है उन्होंने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन का आंसर क्यों नहीं दिया? वो इतनी ट्विस्टिंग इंफॉर्मेशन क्यों देते हैं, जैसे वर्म होल बनाना, देन दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करवाना एंड देन ब्लैक होल के बीच में टेसरैक्ट प्लेस करना? इतने सारे एफर्ट्स क्यों? अगर वो ये ग्रेविटी वाली इक्वेशन एक ईमेल में भेज देते तो इतने सारे एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका सिंपल आंसर है कम्युनिकेशन बैरियर। फ्यूचर ह्यूमंस को ये नहीं पता कि इस करंट ह्यूमंस यानी कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। वो शायद इतने एडवांस्ड हैं कि उनके पास फिजिकल बॉडीज भी नहीं है एंड इसी रीजन से उन्हें ये समझ नहीं आया कि हमें क्या चाहिए और वो इंफॉर्मेशन कैसे हम तक पहुंचाई जाए। लेकिन उन्हें ये पता था कि हमें ब्लैक होल से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और उन्हें ये भी पता है कि कूपर ही है जो इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड कर सकता है। हो सकता है कि उन्हें उसके एस्ट्रोनॉट पास्ट एंड उसकी बेटी मर्व से लव का नॉलेज था, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता था। अब फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग थिंक ऑफ दिस एज अ कम्युनिकेशन बिटवीन एक ह्यूमन एंड एक एंट। यस, चींटी। एक ह्यूमन फॉर एग्जांपल आप एक एंट कॉलोनी पे आते हुए पानी को देख सकते हो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड उसे डुबो देगा, इसलिए आप उन्हें बचाना चाहते हो। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो
हो कि एंट्स पानी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपके पास एंट्स से कम्युनिकेट करने का कोई तरीका नहीं है। मतलब आप बोल के या फिर लिख के उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन बैरियर इज। आपका कम्युनिकेशन मेथड एंट्स से इतना अलग है कि बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। सिमिलरली सभी एंट्स को भी ये पता है कि वो गीले हो रहे हैं, लेकिन उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर वो एक पास ही के पत्थर पे चढ़ेंगे तो बच सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक एंट को एक स्टिक के थ्रू हिल की तरफ डायरेक्ट करो तो वो ये देख सकता है कि वहां ऊपर सूखा है, और फिर वो वापस आके एंट कॉलोनी को कम्युनिकेट करके उन्हें बता सकता है कि वो कैसे खुद को बचाएंगे। आई थिंक दिस इज व्हाट फ्यूचर ह्यूमंस डिड। उन्होंने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हेल्प की पास्ट ह्यूमंस की, ताकि वो खुद को ही बचा पाए। आई रियली होप दिस मेड सेंस एंड मेरी एडिटिंग एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए। नंबर 9, कूपर मर्व से एंड में मिला कैसे। अब एंड में कूपर का सर्वाइव करना एंड मर्व से मिलना प्योर टाइम थ्योरी पे बेस्ड है। अगर हम टाइम को एक स्ट्रेट लाइन माने जो सिर्फ आगे बढ़ती है तो ये पूरी कहानी कोई सेंस नहीं बनाती। इंटरस्टेलर का प्लॉट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब टाइम लीनियर ना होके एक लूप में या फिर एक मोबियस स्ट्रिप की तरह काम करे। यस, जस्ट लाइक एवेंजर्स एंड गेम की वो मोबियस स्ट्रिप डिस्कवरी जिसके थ्रू टोनी स्टार्क की वजह से टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ था, बट यहाँ पर और प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक स्केल पे उसे दिखाया गया है। इसी टाइम थ्योरी की वजह से टाइम यहाँ बेंड होता है, कर्व होता है, और इसी वजह से कूपर अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन से पहले के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर पाता है। एंड देन ऑफ कोर्स टाइम डायलेशन की वजह से वो अपनी बेटी से भी मिल पाता है। नंबर 10, द रियल मीनिंग ऑफ इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर का मीनिंग एक्चुअल में है क्या? थ्योरेटिकली देखे तो कोई ऐसी चीज जो स्टार्स के बीच में हो रही है, बट देन इस मूवी की थ्योरी सिर्फ प्रैक्टिकल या साइंटिफिक चीजों पे ही बेस्ड नहीं है। एक्चुअल में प्रोफेसर ब्रैंड का रिपीटेड कोट इस मूवी का एसेंस है। इंटरस्टेलर एक ऐसी कहानी है जो अननोन को एक्सप्लोर करने की ह्यूमन स्पिरिट को दिखाती है। फिल्म की एंडिंग और कूपर का वापस स्पेस में जाना वही मैसेज रीइंफोर्स करता है जो प्रोफेसर ब्रैंड बार बार एक पोएम के थ्रू कहता है। तो मूवी ये दिखाती है कि ह्यूमैनिटी तभी अपनी बेस्ट फॉर्म में होती है जब लोग बिना डरे अननोन में जाने के लिए रेडी हो, चाहे वो साइंटिफिक डिस्कवरी हो या फिर प्यार की तलाश। एंड एंडिंग में कूपर भी यही करता है, वो बिना किसी गारंटी के फिर से निकल पड़ता है एक न्यू सफर पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय फेवरेट सेक्शन, दैट इज हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, इंटरस्टेलर में हर एक डायलॉग का एक मकसद है, क्योंकि एंड में सब कुछ फुल सर्कल आता है। मूवी की पूरी स्टोरी का सेंटर पॉइंट मर्फ का चाइल्डहुड बेडरूम है, वही जगह जहां एक घोस्ट उसकी बुक शेल्फ से किताबें गिराता है और ग्रेविटी के साथ खेलता है। मूवी की शुरुआत में एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें कूपर सपने में डर के उठता है और फिर मर्फ उसके पास खड़ी होती है जो कहती है, मुझे लगा आप ही भूत थे। अब ये एक रैंडम बचपने वाला कन्वर्सेशन लगता है, लेकिन मूवी के एंड तक ये सच साबित होता है। यस, कूपर ही वो था जो मर्फ की बुक शेल्फ से छेड़खानी करके मैसेज भेज रहा था। देन उनके कन्वर्सेशन का एक और डायलॉग जब कूपर अर्थ छोड़ के जाने वाला होता है कि अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ यादें बनने के लिए हैं। इसे और एक्सप्लेन करते हुए वो कहता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की हुई और कही हुई चीजें याद रखते हैं, एंड इसलिए पेरेंट्स बच्चों की मेमोरीज के थ्रू उनके लिए घोस्ट बन जाते हैं, जिस चीज को मर्व थ्रू आउट जीती है विदाउट कूपर, जस्ट उसकी मेमोरीज के साथ। बट साथ ही में ये एक मेटाफोरिकल तरीके से भी सही साबित होता है। फाइनली एंड में जब कूपर मर्व की डेथ बेड पे आता है तो वो वही घोस्ट बन चुका होता है जो मर्व ने पहले प्रेडिक्ट किया था। एक ऐसा फादर जो अभी तक यंग है जबकि उसकी बेटी उससे ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। क्या घोस्ट का कंसेप्ट यही नहीं होता? माइथोलॉजी के हिसाब से मरने पे अगर कोई घोस्ट बनता है तो उसकी एज वहीं रुक जाती है, यानी कि जो एक मजाक में की हुई बात थी वो एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल फोरशैडोइंग थी कि कैसे टाइम और डिस्टेंस सच में कूपर को मर्फ की लाइफ का घोस्ट बना देगा। नंबर 2, कंटिन्यूइंग ऑन दिस घोस्ट, मर्फ का कहना कि उसके रूम में एक घोस्ट है जिस बात पर वो पूरा विश्वास करती है रिगार्डलेस कि उसका भाई इस पे उसका मजाक भी उड़ाता है। ग्रेविटी और लव दो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस मूवी के, एंड कोइंसिडेंटली ये दोनों ही चीजें इनविजिबल होती हैं। ठीक उसी तरह से इस मूवी का तीसरा बड़ा एस्पेक्ट है घोस्ट, जो भी इनविजिबल होते हैं, बट ऊपर से घोस्ट सुपरनैचुरल बीइंग्स होते हैं। एंड ऐसी साइंटिफिक मूवी में घोस्ट पर विश्वास करना अननेचुरल लगता है बिकॉज साइंस इसे नहीं मानता। लेकिन देन प्यार को भी तो साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, बट हम उस पे फिर भी विश्वास करते हैं। जैसे डॉक्टर अमेलिया ब्रांड कहती है, देखो, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे हम समझने के काबिल हैं, जो समय और जगह के डिमेंशन से परे है। काफी फिलोसॉफिकल लेकिन इंटरेस्टिंग, जिस पे फिर से बात करता हूँ। नंबर 3, मूवी में मर्फीज लॉ को पहले एक नेगेटिव चीज माना जाता है। ये लॉ कहता है कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। जो भी बुरा हो सकता है वो कभी ना कभी जरूर होगा, बट देन ये हो सकता है कि ये भी सिर्फ एक पर्सपेक्टिव हो, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह। हो सकता है कि जो हमें बुरा दिख रहा है वो किसी और के लिए अच्छा हो रहा हो। मूवी की शुरुआत में मर्फ, कूपर और टॉम जब टाउन जा रहे होते हैं तब उनके ट्रक का टायर पंचर हो जाता है, एंड टॉम गुस्से में कहता है कि ये मर्फीज लॉ की वजह से हुआ है, एंड मर्फ
मर्फ सैड हो जाती है, लेकिन तभी एक ड्रोन उनके ऊपर से उड़ता है एंड वो इमीडिएटली उसका पीछा करने लगते हैं। अब अगर उनका टायर पंचर नहीं हुआ होता तो वो वहां रुकते नहीं एंड ना ही उन्हें वो ड्रोन देखने मिलता। मतलब जो पहले एक बुरी चीज लग रही थी वो एक्चुअल में उनको एक न्यू डिस्कवरी की तरफ ले गया। यानी कि मर्फीज लॉ एक बैड लक नहीं, एक न्यू डिस्कवरी का गेटवे भी हो सकता है, जो आई थिंक इस मूवी का थीम भी है। अर्थ खत्म होने की वजह से ही ह्यूमंस ने वो एक्शंस लिए जो अब उनकी फ्यूचर एडवांसमेंट में हेल्प करेंगे। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा भी होता है तो ट्राई एंड रीड इनटू द ब्राइट साइड, क्योंकि मर्फीज लॉ हमेशा बुरा नहीं होता। नंबर 4, इंटरस्टेलर में मैथ्यू मैकॉग्नी के कैरेक्टर को कूपर नाम से बुलाया जाता है। इनिशियली लगता है कि ये उसका फर्स्ट नेम है, बट थ्रू आउट द मूवी, पूरी मूवी खत्म होने तक हमें उसका फर्स्ट नेम पता ही नहीं चलता। उसे सिर्फ उसके सरनेम से जोड़ा जाता है। वो अपने सरनेम से इतना जुड़ जाता है कि क्लाइमैक्स में जब स्पेस स्टेशन का नाम कूपर स्पेस स्टेशन सुनता है तो वो सोचता है कि वो उसके नाम पे रखा गया है, जबकि ये उसकी बेटी मर्फी कूपर के नाम पर है। यानी कि कूपर उसका सरनेम है एंड ऑफ कोर्स उसका नाम कूपर नहीं हो सकता। बट देन वाइकी एंड स्क्रिप्ट के हिसाब से इस कैरेक्टर का नाम है जोसेफ कूपर, जो इस पूरी मूवी में यूज ही नहीं होता। नंबर 5, अब नेक्स्ट एक छोटी सी डिटेल है जो शायद आपसे आसानी से मिस हो जाएगी, लेकिन ये इंटरस्टेलर इस मूवी की थीम को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। दैट इज, इस मूवी में एक भी एनिमल का ना दिखना। कूपर की फार्म पे न गाय भैंसे हैं, न मुर्गियां, न कुत्ते बिल्लियों जैसे पेट्स हैं, ना तो आसमान में बर्ड्स उड़ते दिखते हैं, ना ही बैकग्राउंड में हमें इंसेक्ट्स के साउंड सुनते हैं। ये छोटी सी डिटेल अर्थ के डिस्ट्रक्शन को साइलेंटली हाईलाइट करता है, हिंटिंग कि ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर क्राइसिस नहीं है बल्कि एक्सटिंक्शन लेवल थ्रेट है। क्रिस्टोफर नोलन ने डेलिबरेटली वाइल्ड लाइफ को एक्सक्लूड किया ताकि बिना किसी डायलॉग के, बिना बोले ऑडियंस को ये कंडीशन समझाई जा सके। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ शो डोंट टेल। नंबर 6, जब इंटरस्टेलर क्रू वर्म होल के दूसरी तरफ सबसे पहले मिलर्स प्लैनेट पे जाता है तो गारगेंटुआ की मैसिव ग्रेविटी की वजह से अफेक्ट होता है। इस प्लैनेट पर टाइम अर्थ के मुताबिक बहुत स्लो चलता है एंड ये मिशन वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, स्पेशली जब आप नोटिस करोगे कि इस प्लैनेट पे एंटर होने के साथ ही म्यूजिक में बैकग्राउंड में एक टिकिंग साउंड शुरू हो जाता है जो इस पूरे मिशन के टाइम चलता रहता है। ऑल्दो ये साउंड एवरी सेकंड के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि ये टिकिंग साउंड एग्जैक्टली 1.25 सेकंड्स के हिसाब से होता है। अब कैलकुलेशंस के हिसाब से हर एक टिक अर्थ पे एक पूरे दिन के गुजरने का इंडिकेशन है। उनके वापस आने पे हमें पता चलता है कि क्रू ने उस प्लेनेट पे 3 घंटे के अराउंड स्पेंड किए थे। अब अगर ये टिकिंग कैलकुलेशंस हम अर्थ के टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करें, जहां पे 1 घंटे में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 3 घंटे यानी कि 60 सेकंड्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 3 आवर्स होता है 10,800 सेकंड्स। एंड जैसा मैंने पहले कहा, हर सेकंड एक दिन के बराबर है, तो डिवाइडेड बाय 365 इट मेक्स 29.5 इयर्स। बट ये जो टिकिंग साउंड था जो 1.25 सेकंड्स पे एक बार हो रहा था, अगर इसके हिसाब से अब हम यही कैलकुलेशंस फिर से करें तो 1 मिनट में आते हैं 48 टिक्स, यानी कि मान सकते हैं 48 सेकंड्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 3 आवर्स, तो हमें मिलता है 8640 सेकंड्स। और हर सेकंड को अगर एक दिन माने तो डिवाइडेड बाय 365 डेज हमें मिलते हैं 23.6 इयर्स। एंड यही वो एग्जैक्ट टाइम है जो हमें उनके एंडोरेंस पे वापस आने के टाइम पता चलता है। कितने साल? अगर आज का दिन गिना जाए तो 23 साल 4 महीने 8 दिन बीत गए हैं। तो ये सिर्फ एक टिकिंग डिटेल नहीं थी, काफी सारी कैलकुलेशंस भी इससे रिलेटेड थी। लेकिन यही चीज ये भी क्लियर करती है कि उस प्लेनेट पर डॉक्टर मिलर भी कुछ ही देर पहले पहुंची होगी। एंड इस टाइम डायलेशन की वजह से अर्थ पे तो उसका सिग्नल लगभग 10 साल पहले से दिख रहा था, लेकिन इस प्लेनेट की कैलकुलेशंस के हिसाब से वो सिर्फ 1.25 घंटे पहले ही यहाँ पहुंची थी। काफी डिटेल कैलकुलेशन की है मैंने, 1 लाइक तो बनता है इसके लिए। नंबर 7, क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी के लिए 2001 अ स्पेस ओडिसी मूवी से काफी इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस है उस मूवी के इस मूवी में। 2001 अ स्पेस ओडिसी 1968 की एक एपिक साइंस फिक्शन मूवी थी जो अपने टाइम से काफी एडवांस स्पेशल इफेक्ट्स एंड लीक से हटके होने की वजह से आज भी वर्ल्ड की टॉप 10 मूवीज में रैंक करती है। अब इसके रेफरेंसेस के एग्जांपल्स में आता है नंबर 1 इंटरस्टेलर के एआई रोबोट स्टार्स और केस। ये दोनों ही 2001 अ स्पेस ओडिसी के सुपर कंप्यूटर HAL 9000 की डिजाइन से काफी क्लोजली मैच होते दिखते हैं, इंक्लूडिंग उनके रेड कैमरा आईज। नंबर 2, इन रोबोट्स के रेक्टेंगुलर शेप भी इसी मूवी के आइकॉनिक मोनोलिथ की याद दिलाते हैं। वही गॉड लाइक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म जो ह्यूमन इवोल्यूशंस करवाते दिखता है उस मूवी में। नंबर 3, इसके अलावा ब्लैक होल में टेसरेक्ट का माइंड बेंडिंग ज्योमेट्री जिसमें कूपर गिरता है, वो भी इसी मूवी की एंडिंग सीक्वेंस से काफी मिलता है। यहाँ भी इसी के सिमिलर एब्स्ट्रैक्ट शेप्स और रियलिटी डिस्टॉर्टिंग डायमेंशंस दिखाई देते हैं। नंबर 8, मूवी में नासा का लीड साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रैंड कूपर को कन्विंस करता है एंडोरेंस मिशन पे जाने के लिए। एंड ऑलमोस्ट मूवी के
थर्ड एक्ट में हमें पता चलता है कि डॉक्टर ब्रांड का प्लान ए को, जिसमें इंसानों को अर्थ छोड़ के नई प्लेनेट पे जाना शामिल था, उसका इस प्लान को कभी सक्सेसफुल बनाने का इरादा ही नहीं था। उसका फॉर्मूला वर्क करने के लिए जो डेटा चाहिए था वो सिर्फ ब्लैक होल के अंदर से सिंगुलैरिटी के सेंटर से मिल सकता है, जो कि एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो उस टाइम के ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल थी एंड प्रैक्टिकली अभी भी इम्पॉसिबल ही है। इसका मतलब है कि कूपर को इस मिशन में शामिल होने के लिए कन्विंस करने वाली सभी बातें झूठी थी एंड ये चीजें कई सीन्स में क्लियरली नोटिसेबल है कि कैसे डॉक्टर ब्रांड उन क्वेश्चन से बच के निकलने की कोशिश करता है। नंबर 9, मैट डेमन का कैरेक्टर डॉक्टर मैन इस मूवी में एक डायरेक्ट विलन नहीं है बट एक डरपोक एंटेगनिस्ट जरूर है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मैन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जरूर है। इंटरस्टेलर की स्टोरी अपने कोर में एक ह्यूमन कनेक्शंस की कहानी है जो इनिशियली एकदम ऑपोजिट लगती है, क्योंकि वर्म होल में भेजे गए फर्स्ट क्रू के 10 मेंबर्स को किसी भी अटैचमेंट से दूर रहना था, यानी कि वो सिर्फ एक वन वे मिशन था। इसी वजह से डॉक्टर मैन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो प्लेनेट के एक्चुअल कंडीशन छुपाने की कोशिश करता है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। नासा मिशन लीडर्स ने सोचा था कि ये क्रू अगर बिना अटैचमेंट वाला होगा तो वो ग्रेटर गुड के लिए सोचेगा, लेकिन डॉक्टर मैन वो गलत प्रूव कर देता है। इनफैक्ट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मिशन से सरवाइव करने वाले सिर्फ वही लोग निकलते हैं जिनके पास रियल ह्यूमन कनेक्शंस थे। दैट इज कूपर जो अपनी बेटी मर्व से कनेक्टेड था एंड डॉक्टर अमेलिया ब्रांड जो एडमंड से प्यार करती थी। नंबर 10, जब कूपर अपनी बेटी को अपनी ट्रिप से पहले कंसोल करने की कोशिश करता है तो वो उससे टाइम रिलेटिविटी को भी डिस्कस करता है। हम दोनों के लिए टाइम अलग होगा। तब जब मैं वापस आऊंगा तब शायद हम एक ही उम्र के होंगे, तुम और मैं। लेकिन एंड में ये स्टेटमेंट कुछ ज्यादा ही सच निकलती है। इनफैक्ट उनका एज डिफरेंस कूपर के एस्टिमेट से ऑलमोस्ट 60 साल ज्यादा निकलता है। कूपर आखिर में अपनी बेटी से मिलता जरूर है, लेकिन उसकी लाइफ के लास्ट मोमेंट में स्पेस स्टेशन के लोगों से बताते हैं कि वो 124 अर्थ ईयर्स का है। इसका मतलब है कि वो 80 साल से ज्यादा टाइम के लिए गायब था, विच सैडली ऑल्सो मीन्स कि मिशन जाने से पहले जो लास्ट टाइम वो अपनी बेटी को हक करता है उसके बाद वो सीधे 80 सालों बाद उसे हक कर पाता है। बट आई एम ग्लैड कि उसे ये शॉर्ट ही सही लेकिन फाइनल मोमेंट जीने जरूर मिला। नंबर 11, इस मूवी में ग्रेविटी एक बहुत बड़ा विजुअल थीम है। चाहे वो मूवी की स्टार्टिंग में दिखी डस्ट हो जो रियल टाइम में ग्रेविटी को दिखाने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है, या फिर मूवी के एंड में बेसबॉल गेम जो लिटरली ग्रेविटी की मदद से खेला जाता है, या इन बिटवीन मिलर्स प्लैनेट पे वो टाइडल वेव्स जो ग्रेविटी की वजह से इतने ह्यूज बनते हैं, या फिर स्पेस में स्पेसशिप का सर्कुलर घूमना ताकि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जा सके, एंड ऑफ कोर्स गारगेंटुआ जो फिल्म का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल पुल वाला ऑब्जेक्ट था। जैसे मैंने पहले कहा, ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है, एंड प्यार भी तो वही इनविजिबल फोर्स है जो ग्रेविटी की तरह ही एक्ट करता है, दो लोगों को एक दूसरे की तरफ खींचते हुए। मिशन के दौरान कूपर को अपने बच्चों की तरफ वापस जाने का ये पुल महसूस होता है। वो एंड में मर्व से सिर्फ इसी वजह से मिल पाता है क्योंकि उसके प्यार ने उन्हें वापस एक साथ खींच के लाया, जस्ट लाइक ग्रेविटी। नंबर 12, डॉक्टर मैन कहता है कि हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही हमारा सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल सोर्स है। वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इसी ने मुझे प्रेरित किया था, हम सबको प्रेरित किया था। बट जैसे मैंने पहले कहा, ये गलत साबित होता है। कूपर इस मिशन पर अपने बच्चों को बचाने के लिए गया। उसका उनके लिए जो प्यार है वो उसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। अमेलिया ब्रांड भी एक्चुअल में डॉक्टर एडमंड्स के लिए ही इस मिशन पे आती है। सो इस मूवी में दो ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं, एक है जो सेंटिमेंट्स को वैल्यू करते हैं एंड एक है जो साइंस को वैल्यू करते हैं। जो सेंटिमेंट्स यानी कि प्यार को वैल्यू करते हैं उन लोगों में आते हैं कूपर, डॉक्टर एमिलिया ब्रांड एंड मर्फ। वहीं जो रियलिस्ट है, जो साइंस पे ट्रस्ट करते हैं, उनमें आते हैं डॉक्टर ब्रांड, डॉक्टर मैन एंड टॉम। अब ये दोनों ग्रुप्स दो अलग अलग आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो रियलिस्ट हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये ज्यादा साइंटिफिक चीजों पे फोकस करते हैं। वहीं जो लवर्स हैं वो इंट्यूशन, प्यार एंड इमोशन से इंस्पायर होते हैं। वर्ल्ड लीडर्स ने इनिशियली ये काफी जरूरी समझा था कि स्पेस मिशन में जाने वाले जो 10 मेंबर्स होंगे उस क्रू का किसी से भी इमोशनल लिंक नहीं होना चाहिए। विदाउट दिस इमोशनल टच उनके लिए बाकी ह्यूमंस को बचाना यानी कि ह्यूमन रेस को बचाने के लिए जो बेस्ट करना है वो डिसीजन लेना काफी इजी होना चाहिए था। बट फनीली एंड्योरेंस टीम की ह्यूमैनिटी, उनका ह्यूमन कनेक्शन ही उन्हें इस मिशन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। मिलर्स प्लैनेट पे क्रू मेंबर डॉयल अपनी जान बचाने के बजाय टार्स को ऑर्डर देता है कि वो डॉक्टर अमेलिया ब्रांड को बचाए। क्रू मेंबर रोमिली क्रू को छोड़ के जाने की बजाय 23 साल तक अकेले एंड्योरेंस में उनके वापस आने का इंतजार करता है। ऊपर ह्यूमन रेस को बचाने के लिए खुद को ब्लैक होल में डाल के सेक्रीफाइस करता है। एंड अमेलिया ब्रांड जिसका पूरा क्रू मर चुका है वो फिर भी एडमंड्स प्लैनेट की तरफ अकेली निकल पड़ती है ह्यूमैनिटी की
लास्ट उम्मीद के रूप में। तो ये सब लोग ये सब कुछ क्यों करते हैं? उनके ह्यूमन इमोशंस एंड कनेक्शंस की वजह से, उस प्यार के लिए। एंड फाइनली नंबर 13, ऑल्सो कंटिन्यूइंग टू दिस लव सिचुएशन। ऐसी क्या चीज है जो हम इमोशनल बीइंग्स हैं जो दूसरों के लिए फील कर सकते हैं? क्या सिर्फ हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमें जिंदा रखे हुए हैं? डॉक्टर मैन का एक डायलॉग कहता है कि हम मरने से पहले अपने बच्चों के चेहरे देखते हैं। कि मरते वक्त आप आखिरी चीज क्या देखना चाहते हैं? अपने बच्चों को। एंड जब कूपर ऑलमोस्ट मर रहा होता है तब ये चीज कंफर्म भी की जाती है। लेकिन फिर अमेलिया ब्रांड का एक और डायलॉग ये कहता है, प्यार का मतलब होता है सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक बंधन, बच्चों का पालन हमें पोषण। उनसे प्यार है जो मर गए हैं, उसमें सामाजिक उपयोगिता कहाँ है? एंड अगेन बैक टू वही प्यार जिसे हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मूवी की कंप्लीट स्टोरी इसी फैक्ट के अराउंड मूव होती है कि कूपर और मर्फ के बीच का जो फादर डॉटर का प्यार है वो एंड तक सरवाइव करता है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन सॉल्व होती है। कूपर ब्लैक होल में जाता है अपनी बेटी को बचाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए, जो चीज वो अपनी बेटी के लिए उसके प्यार की वजह से कर रहा है। वहीं मर्फ भी उसके भेजे सिग्नल्स के थ्रू आंसर ढूंढ लेती है, क्योंकि वो मानती है कि उसका फादर उसे कभी मरने के लिए छोड़ के नहीं जाएगा। वो अपने उन इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करती है सिर्फ उसके फादर के लिए, उसके प्यार की वजह से। सो इस स्टोरी में प्यार, लव ही वो मिसिंग इंग्रेडिएंट था जो इस ग्रेविटी इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। यानी कि साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग कोर मूवी का मेन एस्पेक्ट, ग्रेविटी इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्चुअल में मिलता है सिर्फ प्यार की वजह से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4, ऑल दी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, स्टार्टिंग विद नंबर 1। इंटरस्टेलर की शुरुआत में अर्थ की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है एक ग्लोबल ब्लाइट की वजह से, ऐसे दिखाया गया है। एंड इसी वजह से हर तरह की प्लांट लाइफ भी खत्म हो चुकी है एक्सेप्ट कॉर्न, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन मूवी हमें कभी भी इस ब्लाइट के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं देती। ये बैक्टीरियल है, फंगल है या फिर कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। हमें ना ही ये बताया जाता है कि क्या ये नेचुरली इवॉल्व हुआ है या फिर इंसानों ने अपने एक्शंस के थ्रू इसे क्रिएट किया। ये ब्लाइट कैसे शुरू हुआ और क्यों ये अनआंसर्ड छोड़ दिया गया है। नंबर 2, मूवी में कूपर के लक को पूरी लिमिट्स तक पुश किया गया है। ये तो सच है कि कूपर का सर्वाइवल काफी हद तक उसकी पायलट स्किल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन नो डाउट इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटीज का है। गारगेंटुआ में उसके कूदने पे फिजिक्स के बहुत से लॉज ब्रेक किए जाते हैं, लेकिन जब वो वोर्टेक्स में और गिरता जाता है तो उसकी शिप से निकलते डेब्रिस हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि ह्यूमन होने के बावजूद ये यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहा है। कूपर सिर्फ उस ब्लैक होल से बाहर ही नहीं आता बल्कि उस वर्म होल से बिना स्पेसशिप के वापस ट्रैवल करके आता है। एंड ह्यूमंस को सैटर्न के पास मिलता भी है। ब्लैक होल से बाहर आना, वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करना बिना इंजरी के। एडिशनली स्पेस जितना वास्ट है, ये किसी भी ह्यूमन के लिए हाईली इम्प्रोबेबल सिचुएशन है कि इस पूरे स्पेस में वो एग्जैक्टली वही दिखता है जहां स्पेसशिप एंड ह्यूमंस उसे नोटिस कर पाए। कूपर के सर्वाइवल में उसके स्किल्स से ज्यादा उसका लक एंड उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज का रोल था। बट देन अगर हम वो वर्म होल वाली अनॉमली एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये भी कर ही लेते हैं। नंबर 3, क्लाइमैक्स सीन में जब फाइनली कूपर मर्फ से उसकी डेथ बेड पे मिलता है तो वो कहती है कि किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, इसलिए वो उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हुए ये कहती है, आप जाइए कहाँ जाऊं? ब्रांड। अब मर्फ को कैसे पता चला कि डॉक्टर ब्रांड कहीं जिंदा है एंड प्लान भी इंप्लीमेंट कर रही है? मर्फ को तो सिर्फ इस चीज का आइडिया होना चाहिए था कि कूपर जिंदा होगा क्योंकि वो उसे बाइनरी मैसेज भेजता है, बट उसे उसके साथ के किसी भी क्रू मेंबर की डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए थी। अगर आप ये सोच रहे हो कि डॉक्टर ब्रांड ने एडमंड्स प्लैनेट से अर्थ पे सिग्नल भेजा होगा तो ये चीज मूवी में पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि अर्थ से वर्म होल की दूसरी तरफ सिग्नल सेंड हो सकते हैं लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। तो फिर मर्फ को ये पता ही कैसे चला? इसका सिंपल आंसर हो सकता है टार्स भी वर्म होल से वापस आया था, सिर्फ उसका पावर सोर्स डैमेज हुआ था। उन्होंने उसे कनेक्ट करके उसकी मेमोरीज पढ़ी होंगी और उससे उन्हें दूसरे क्रू मेंबर्स के बारे में पता चला होगा, इंक्लूडिंग ये कि डॉक्टर ब्रांड एडमंड्स प्लैनेट पे गई है। एंड ये स्टार्स को हम कूपर स्टेशन पे देखते भी है। एंड यही रीजन है कि ना ही सिर्फ मर्फ बट बाकी सभी लोगों को भी ये चीज पता थी कि डॉक्टर ब्रांड जिंदा है एंड एडमंड्स प्लैनेट की तरफ पहुंच गई होगी। एंड आई थिंक इसी रीजन से कूपर स्टेशन सैटर्न के उस वर्म होल के आसपास था। नंबर 4, कूपर टेसरेक्ट के थ्रू जब मर्फ के बेडरूम बुक शेल्फ के पीछे ट्रैप्ड होता है तब यहीं से वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके मॉर्स कोड के जरिए डेटा को उसी की दी हुई वॉच में फीड करता है। अब ऑल्दो इंटरस्टेलर में काफी सारी ऑलमोस्ट सारी चीजें साइंटिफिकली एक्यूरेट दिखाई गई है एंड यस आई एम नॉट अ मैथ्स एक्सपर्ट, बट ये स्पेसिफिक पॉइंट कि मॉर्स कोड के थ्रू इतना कॉम्प्लेक्स क्वांटम डेटा इतनी आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है, हजम नहीं हुआ। इंटरस्टेलर की कहानी 80 से ज्यादा अर्थ ईयर्स, एक वर्म होल, एक ब्लैक होल
और अनेक लाइट ईयर्स को कवर करती है, बट स्टिल यहाँ पे भी कुछ चीजों का कंफर्मेशन ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू ऑफिशियली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो है सभी वियर्ड थ्योरीज। स्टार्टिंग विद नंबर 1, एक्स कैरेक्टर वाज डेड द होल टाइम। ऐसी थ्योरीज अक्सर बोरिंग लगती है, लेकिन इस मूवी के केस में शायद ये थ्योरी सेट बैठती है। फिल्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ओपनिंग सीक्वेंस है, जहां कूपर एक फ्लाइट क्रैश एक्सीडेंट का सपना देख के उठता है। ये सपना कूपर के कैरेक्टर को तो एस्टेब्लिश करता ही है, लेकिन इस चीज को लेके आगे कुछ भी डिस्कस नहीं होता, जो ये सवाल उठाता है कि क्या इस सीन का मूवी के प्लॉट में कुछ इंपॉर्टेंट रोल था भी। इंटरस्टेलर में डेथ के कंसेप्ट को बार बार डिस्कस किया गया है। इनफैक्ट डॉक्टर मैन का कैरेक्टर इस बारे में डिस्कस करते हुए भी दिखता है। आपने सच में मुझे मौत से जिंदा किया है। हमारी जिंदा रहने की कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। अब इन डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी कि इंटरस्टेलर की इवेंट कूपर की मौत से पहले के लास्ट मोमेंट्स हो सकते हैं, जहां वो एक ऐसी रियलिटी को इमेजिन कर रहा है जहां उसे एक रैंडम मौका मिलता है एक स्पेस वॉयज पे जाने का, और ह्यूमैनिटी को बचाने के इसी मौके का यूज करके अपने बच्चों को भी बचाने का। यानी कि ये थ्योरी कहती है कि ये सब कुछ कूपर के डेथ के लास्ट मोमेंट्स में होता है। इसके कुछ और हिंट्स भी है, जैसे स्पेस एक्सपेडिशन का नाम लेजारस, जिसका मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जिसे मरने के बाद जिंदा किया गया हो, एंड इवन मर्फ का कूपर को अपने घोस्ट के रूप में एड्रेस करना, ये चीजें आफ्टर लाइफ थीम को और हाईलाइट करती हैं। इंटरस्टेलर का इमोशनल कोर कूपर और मर्फ के फादर डॉटर रिलेशनशिप में है, और कूपर की आखिरी इच्छा एक माइंड बेंडिंग स्पेस ओडिसी है जो उसे वापस उसकी बेटी के पास ले आती है। तो ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। नंबर 2, मूवी में कूपर और उसका क्रू ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए 3 प्लैनेट्स को रिव्यू करने जाते हैं। इन प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए वो सैटर्न के पास के ब्लैक होल में एंटर करते हैं, एंड इस ब्लैक होल का पर्पस क्या है वो प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किया गया। हमें सिर्फ ये पता है कि इसे दे ने वहां प्लेस किया था, मतलब कि फ्यूचर के 5 डायमेंशनल ह्यूमंस ने इसे ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए वहां प्लेस किया। बट इस थ्योरी के हिसाब से फ्यूचर ह्यूमंस ने इस वर्म होल को यहाँ पे प्लेस किया था ह्यूमैनिटी को इन 3 प्लैनेट्स तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ब्लैक होल के यूज से डॉक्टर ब्रांड के इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए प्लेस किया था। अब ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, क्योंकि ये डॉक्टर ब्रांड के थॉट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। उनके हिसाब से न्यू प्लैनेट्स एंड ह्यूमन एम्ब्रियोज ही सॉल्यूशन था ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बचाने का, लेकिन कूपर को इस मिशन पे भेजने से डॉक्टर ब्रांड अनजाने में ही सही लेकिन करेक्ट इंसान को सिलेक्ट करता है, क्योंकि कूपर अपनी बेटी को किए प्रॉमिस को निभाने के लिए अपनी जिद की वजह से टेसरेक्ट तक पहुंच जाता है और इक्वेशन का सॉल्यूशन मर्व तक भेजने में सक्सेसफुल होता है। उन फ्यूचर ह्यूमंस के लिए ये मायने नहीं रखता था कि ह्यूमैनिटी कैसे सर्वाइव करती है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि ह्यूमैनिटी कैसे ना कैसे सर्वाइव जरूर करे, ताकि वो फ्यूचर दे बनने के पाथ पे आगे बढ़े। एंड फाइनली नंबर 3, आजकल के कनेक्टेड मूवी वर्ल्ड में जहां सब कुछ एक शेयर्ड यूनिवर्स होता है, ये कोई नई बात नहीं है कि ऑडियंस क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज में भी कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश कर रही है। एक थ्योरी जो काफी इंटरेस्टिंग है वो इंटरस्टेलर को इंसेप्शन और टेनेट से जोड़ती है। ये तीनों ही मूवीज अलग अलग बट डिफरेंट टेरिफाइंग सोसाइटीज और साइफाई कांसेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है। अब इस थ्योरी का प्राइमरी कनेक्शन इंटरस्टेलर एंड टेनेट के बीच में है। ये सजेस्ट करता है कि इंटरस्टेलर की इवेंट्स फ्यूचर में होती है और टेनेट के टाइम बॉम्ब को इसलिए बनाया गया था ताकि अर्थ को उसके क्रॉपलेस इस अनइनहैबिटेबल स्टेट तक पहुंचने से रोका जा सके। ऑल्दो ये सोचना थोड़ा स्ट्रेच होगा कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी इंडिविजुअल मूवीज के प्लॉट्स को कभी फ्यूचर में ओवरलैप करने का प्लान करेंगे भी, बट देन थ्योरी है तो सोचने में क्या जाता है। ऐसी कोई और थ्योरी इस मूवी को लेके अगर आपने भी सोची है तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, एंड ऑफ कोर्स नंबर 6, इस वीडियो को बनाते हुए मैंने भी इस मास्टरपीस को टोटली एंजॉय किया। अगर आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया है तो फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड ऑफ कोर्स वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।